हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का जेईई बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि साइंस पेपर का है। इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा और बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, आपको गर्दा मचा के आना है। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। याद रखेंगे कैसा होता है? सीधा होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में बोल रहा है, गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है? गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है? तो याद रखेंगे आधा होता है। कितना होता है? गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो आधा होता है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। याद रखेंगे अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। याद रखेंगे उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जब हम लोग नाई के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो याद रखेंगे अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये चीज़ याद रखेंगे। गोलीय लेंस भी पूछे तो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। और दर्पण भी पूछे तो 2 प्रकार के होते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक व आवर्धिक प्रतिबिंब बनता है जब वो वस्तु का स्थिति होता है। जब वस्तु का कौन सा स्थिति होता है? जब प्रतिबिंब जो है वास्तविक और आवर्धिक बनता है। कौन सा स्थिति में या कौन सा जगह पे रखा जाए ताकि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और आवर्धिक बनेगा? तो याद रखेंगे F और 2F के बीच में जब वस्तु को हम लोग रखते हैं तो उससे जो लेंस के द्वारा, जो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक आवर्धिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक आवर्धिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के द्वारा। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर मुड़ जाती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है? तो याद रखेंगे अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो किसकी ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है, लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे डायोप्टर होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी सब्जेक्ट का आपको हम करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ जाए और आपका 90+ स्कोर होगा। कितना होगा? 90+ स्कोर बिल्कुल आपका होगा। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है, हमारे नेत्र में लेंस होता है। हमारे नेत्र में जो लेंस होता है वो कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। हमारे नेत्र में जो लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखेंगे पश्चिमी भावी मांसपेशियां जो है आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या होता है? तो याद रखेंगे अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। वही अगर पूछे निकटतम दूरी तब याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर होता है। निकटतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम पूछे तो अनंत होता है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में कड़ा है, अवतल दर्पण का चश्मा का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? अवतल दर्पण का चश्मा का उपयोग करके हम लोग कौन सा दृष्टि दोष को दूर करते हैं? तो याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। कौन सा दृष्टि दोष को? निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कड़ा है, तारे टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। कौन सा घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। उसके बाद बढ़े हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है,
किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहलाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं। उसके बाद बढ़े हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर कर रहा है। समीकरण, ये जो दिया गया समीकरण है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए यहाँ पे आपका संयोजन में है, मिला हुआ है, और यहाँ पे विभाजित हो गया है, दो भागों में विभाजित हो गया, तो कौन सा अभिक्रिया, विभोजन अभिक्रिया हो जाएगा। विभोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक पदार्थ विभाजित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेता है तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, विभोजन अभिक्रिया कहलाता है। और संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद बढ़े हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में करा है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन जो है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो याद रखेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कैसा रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद बढ़े हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में करा है निम्न में कौन सा अभिक्रिया नहीं है, इनमें से कौन एक अभिक्रिया नहीं है, तो याद रखेंगे ZnSO4 प्लस Cu जो है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। उसके बाद बढ़े हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में करा है निम्न में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, निम्न में कौन एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो याद रखेंगे 3Fe प्लस 4H2O बराबर 3Fe3O4 प्लस 4H2, ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद बढ़े हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में करा है अभिक्रिया ZnO प्लस C बराबर Zn प्लस CO किसका उपचयन होता है, इसमें किसका उपचयन होता है, तो याद रखेंगे कार्बन का, C जो है C का उपचयन होता है। उसके बाद बढ़े हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में करा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन सा पदार्थ जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो याद रखेंगे क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में करा है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्न में कौन एक दुर्बल अम्ल है, तो याद रखेंगे CH3COOH जो है वो दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर में करा है अम्ल का जलीय विलयन उत्पन्न होता है, अम्ल का जो जलीय विलयन है उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो H प्लस आयन उत्पन्न होता है। अम्ल का जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न होता है, H प्लस आयन उत्पन्न होता है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में करा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखेंगे लेटिक अम्ल, ये तो आप 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लेटिक अम्ल पाया जाता है। और ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास, ताकि वो भी देख करके इसका फायदा ले सके। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न में करा है अम्ल का विलयन का पीएच मान होता है, अम्ल का विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो याद रखेंगे 7 से कम होता है। अम्ल का विलयन का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है, और 7 से अधिक हो जाएगा तो वो क्षार हो जाएगा, और 7 के बराबर रहेगा तो वो उदासीन होता है। ये चीज़ याद रखेंगे। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और 7 में रहे तो वो उदासीन होता है। उसके बाद बढ़े हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में करा है कौन अधिक क्षारीय है, कौन अधिक क्षारीय है, तो जिसका पीएच मान ज़्यादा होगा वो अधिक क्षारीय होगा। तो जैसे पीएच मान अगर जिसका 14 होगा तो वो सबसे अधिक क्षारीय होगा। उसके बाद बढ़े हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में करा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे CaOCl2, CaOCl2 जो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में करा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन जो है वो बाहर किससे निकलता है, तो याद रखेंगे जल से निकलता है। किससे निकलता है, जल से निकलता है। H2 जो होता है इसी से ना ऑक्सीजन निकलेगा बाहर। याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण में किससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है, H2O जो होता है जल से बाहर निकलता है, उससे O निकल जाता है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में करा है अनऑक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, अनऑक्सी शोषण के फलस्वरूप जो है वो क्या बनता है, तो याद रखेंगे एथिलिक अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एथिलिक अल्कोहल, एथिलिक अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एथिलिक अल्कोहल बनता है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में करा है निम्न में कौन परजीवी है, निम्न में कौन एक परजीवी है, तो याद रखेंगे प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, परजीवी है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में करा है रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, रुधिर के तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर के तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। याद रखेंगे रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा कहते हैं। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न में करा है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग
32 नंबर प्रश्न की और 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है मनुष्य के वीर्यक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वीर्यक तंत्र भाग जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन से संबंधित है। याद रखेंगे मनुष्य के वीर्यक भाग जो है वो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 33 नंबर प्रश्न की और 33 नंबर प्रश्न में करा मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो याद रखेंगे क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 34 नंबर प्रश्न की और 34 नंबर प्रश्न में करा है किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? किसमें मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है? तो याद रखेंगे हाइड्रा के में जो है वो मुकुलन विधि के द्वारा ही जनन होता है। किसमें? हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि के द्वारा ही जनन होता है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 35 नंबर प्रश्न की और 35 नंबर प्रश्न में करा है एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण जो है एड्स रोग होता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो ये सारी चीज़ याद करते चले जाइए। ये सारे प्रश्न आपका एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट पूछेगा। 36 नंबर प्रश्न में करा है परागकोश में होता है। परागकोश किस में होता है? तो याद रखेंगे किस में होता है? परागन में होता है। किस में होता है? परागकण में होता है। किसमें? परागकोश जो है वो किस में होता है? परागन में होता है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 37 नंबर प्रश्न की और 37 नंबर प्रश्न में कड़ा है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे फल कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 38 नंबर प्रश्न की और 38 नंबर प्रश्न में कड़ा है अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कौन है? तो याद रखेंगे कोयला जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है? कोयला कैसा ऊर्जा है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 39वें प्रश्न की और 39वें प्रश्न में करा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को जो है विद्युत रूप में बदलने के लिए जो यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं वो कौन सा यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं? तो याद रखेंगे सौर सेल। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? सौर सेल के द्वारा ही क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं या परिवर्तित करते हैं। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 40 नंबर प्रश्न की और 40 नंबर प्रश्न का रहा है निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठन है? निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठन है? तो याद रखेंगे मीथेन जो है वो जैव गैस का संगठन है। तो ये 40 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि आपको हम करवाए हैं। यही से आपका प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा। तो बिल्कुल वीडियो को और एक बार अगर देख सकते हैं तो बिल्कुल देख लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका तैयारी बिल्कुल गर्दा हो जाए। तो फिर मिलता है नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।